ओके बच्चों, इन पार्ट नंबर 4 माइनॉरिटीज, बेटा हम लघुमती जिनको लोग कहते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि इंडिया में जो मेजोरिटी पॉपुलेशन वो हिंदू धर्म के लोगों की है। बाकी जो सारे धर्म हैं वो माइनॉरिटीज में यानी कि लघुमती में आते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा कि माइनॉरिटी इज सच अ ग्रुप ऑफ पीपल विच इज नॉट इन मेजोरिटी with regard to religion or language within a certain region or regions. There is no specific definition for minority in the Indian Constitution. तो बेटा धर्म या भाषा के आधार पे कोई भी प्रदेश या प्रदेश की मतलब वहाँ पे रहने वाले मेजोरिटी फॉर्म नहीं बन सकते, लेकिन जो लोगों का समूह होता है बराबर, वो किस धर्म या जाति या भाषा को फॉलो करता है बेटा, उसके आधार पे देखा जाता है कि कौन सी भाषा जाति या धर्म के लोग ज़्यादा हैं और कम हैं। तो जिनकी पॉपुलेशन कम होती है बेटा उनको माइनॉरिटीज़ में ले लिया जाता है। हालांकि भारत के अंदर माइनॉरिटीज़ की जो डेफिनेशन है वो क्लियर नहीं है, क्योंकि इसी पैराग्राफ में जैसे कि लिखा है बेटा कि आगे हम पढ़ते हैं तो मैं बता देती हूँ आपको। देन जनरली अ ग्रुप ऑफ पीपल फॉर्मिंग अ लेस देन हाफ ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ अ रीजन और अ कंट्री कैन बी कॉल्ड द माइनॉरिटीज। बराबर, ग्रुप ऑफ पीपल मतलब कि जो लोगों का समूह है, जो मतलब उनकी पॉपुलेशन है बेटा, वो अगर देश की आबादी के 50% से कम है, बराबर, यानी 50% से कम होने का मतलब यानी कि उस देश में दूसरे धर्म के लोग जो है वो मेजोरिटी में हो सकते हैं। तो जिनकी पॉपुलेशन 50% से कम है तो उनको हम लघुमती यानी माइनॉरिटीज पीपल मानकर चलेंगे। लेकिन माइनॉरिटीज के डेफिनेशन में एक चीज ये भी है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ माइनॉरिटी इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू एनी रिलीजन, लैंग्वेज और रीजन, जस्ट एज एट नेशनल लेवल the local and regional minorities are taken into account of the state level also। अगर हम इसको बेटा देश स्थानिक और प्रादेशिक हिसाब से अगर देखें तो धर्म, भाषा या प्रदेश के हिसाब से जो है इसके डेफिनेशन मर्यादित नहीं है, बराबर। जैसे किसी स्टेट के अंदर कोई लोग हैं, उनकी पॉपुलेशन है उस धर्म को फॉलो करने वाले लोगों की वो ज़्यादा है, जैसे कश्मीर है, बराबर। तो कश्मीर में आप देखो तो मुस्लिम पीपल की पॉपुलेशन हिंदुओं से ज़्यादा है, लेकिन कश्मीर है तो भारत का स्टेट। तो हम देख सकते हैं कि एक स्टेट के अंदर एक धर्म के लोगों को की पॉपुलेशन ज़्यादा है तो वो वहाँ पे मेजोरिटी में। लेकिन अगर ऑल ओवर इंडिया की बात करें तो मुस्लिम पीपल हिंदू पीपल के कंपैरिजन में काफ़ी मतलब 20% उनकी पॉपुलेशन है, 14-15% के आसपास कुछ। तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 135 करोड़ में लगभग उनकी आबादी 18-19 करोड़ के आसपास, या बहुत बहुत होगी तो 20 करोड़ के आसपास हम ले सकते हैं। हालांकि अभी तक के ग्राफ के हिसाब से लगभग 16-17 करोड़ का जो है ग्राफ लिया जाता है, लेकिन अगर 2021 का सेंसस आएगा तो लगभग वो उनकी आबादी 20 करोड़ के ऊपर हमको दिखाई देगी, बराबर। 10 ईयर्स अगो 14-16 करोड़ के आसपास कैलकुलेशन था उनका। तो हम अंदाजा लगा सकते हैं बेटा कि एक स्टेट में वो मेजोरिटी में हो सकते हैं और ऑल ओवर कंट्री में माइनॉरिटी में हो सकते हैं। और कई बार ऐसा हो सकता है जैसे अभी इसी चीज को उल्टा कर दो तो स्टेट कंट्री में माइनॉरिटी में लेकिन किसी स्टेट में मेजोरिटी में हो सकते हैं। दैट इज वाई द कॉन्सेप्ट ऑफ माइनॉरिटी एट द नेशनल लेवल डिफर। इसीलिए हम कह सकते हैं कि अगर राजकीय कक्षा पे हम देखें बेटा ऑल ओवर कंट्री के हिसाब से देखें तो ये पॉसिबल है। और भारत में तो बहुत से ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे हिंदू धर्म की पॉपुलेशन जो है वो कम है। जैसे अब हम पंजाब ले ले बेटा तो पंजाब में सिख पीपल है, बराबर, तो उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है तो वो वहाँ पे मेजोरिटी में है। ओके, तो वहाँ पंजाब में वो माइनॉरिटीज़ नहीं कहलाएंगे। तो यहाँ पे ये डेफिनेशन एक तरीके से देखा जाए तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने उस हिसाब से क्लियर नहीं की है, धर्म के हिसाब से, भाषा के हिसाब से, बराबर। पॉपुलेशन वाइज उसको मेजोरिटी और माइनॉरिटी में कन्वर्ट किया गया है। इफ अ कम्युनिटी इज इन द मेजोरिटी इन एनी रीजन्स और in the state's total population it can be minority at the national level. Contrary to this, a group which is in minority in a state can be majority at the national level, जो कि मैंने आपको अभी समझा दिया, बराबर। in India minorities share the equal right with the majority. Moreover, the special provisions have been made in the constitutions to protect and encourage their religion, language, culture, script etc. बराबर। भारत के अंदर बेटा जो लघुमती
लोग हैं उनके अधिकार बिल्कुल मतलब मेजोरिटी के कंपैरिजन में सेम, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने सबके लिए इक्वल राइट्स की बात की है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे प्रोविजंस बनाए हैं बेटा जहाँ पे माइनॉरिटी पीपल की संस्कृति, धर्म, उनके स्क्रिप्ट यानी कि एक तरीके से उनकी लिपि, उनकी लैंग्वेज, उनकी भाषा को संरक्षित करने का, उसको प्रोटेक्शन देने का और उसको प्रोत्साहन देने का, ताकि आने वाले समय में कहीं ऐसा ना हो कि वो धर्म, वो भाषा या उस संस्कृति को फॉलो करने वाले लोग लिप्त हो जाएं। बराबर। तो कहीं ना कहीं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको प्रोटेक्शन देने के लिए कुछ प्रोविजंस बनाए हैं। अब वो प्रोविजंस क्या है देखो, कि a national minority commission has been set up for the protecting the rights, interest, welfare and for the progress of minorities। ठीक है, जो हमारा नेशनल माइनॉरिटी कमीशन है बेटा, उन्होंने लघुमती लोगों के यानी माइनॉरिटी पीपल के हितों की रक्षा करने के लिए, बराबर, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, बराबर, उनके डेवलपमेंट के लिए बेटा एक पूरा पंच बनाया गया है, नेशनल कमीशन बनाया गया है। सेकंड देखो, द राइट ऑफ द रिलीजियन स्पेशली टू माइनॉरिटीज एश्योर्स देम that they can make the propaganda to spread and propagate their religion। अगर धार्मिक स्वतंत्रता के आधार पे देखे बेटा, तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है बेटा, वो माइनॉरिटी पीपल को ये विश्वास दिलाता है कि वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार, उसका प्रोत्साहन, उसके लिए प्रयत्न जो है बेटा इफोर्ट्स लगा सकते हैं। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ये भी बोला है कि द लॉ डज नॉट परमिट फोर्सफुल रिलीजियन कन्वर्जन। बराबर। लेकिन लॉ ये भी कहता है बेटा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी लिखा है कि जबरन किसी का धर्मांतरण नहीं कराया जा सकता है। आप आपके धर्म की बातों को फोर्सफुली किसी की विचारधारा पे नहीं डाल सकते। हाँ, वो अपनी मर्जी से अपना धर्म परिवर्तन करके आप जैसा बनना चाहता है, आपके धर्म में आना चाहता है, तो बात अलग है। इसके साथ साथ एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टेकिंग द गवर्नमेंट ग्रांट कैन नॉट टीच द रिलीजियस टीचिंग। बराबर। कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन बेटा जिसको सरकारी सहाय शिक्षण संस्था को मिलती है, लेकिन वो शिक्षण संस्था किसी भी तरीके का धार्मिक शिक्षण बेटा, किसी भी तरीके का रिलीजियस जो है एक तरीके से एजुकेशन, वो अपनी संस्था में नहीं दे सकते हैं। अभी आपने आसाम में देखा होगा कि मदरसों और संस्कृत विद्यालयों का जो एक तरीके से उनको जो सब्सिडीज दी जाती थी, वो बंद कर दी गई है। बराबर। तो आप अंदाजा लगा सकते हो बेटा कि वो सब्सिडीज क्यों बंद कर दी गई, क्योंकि धर्म के आधार पे धार्मिक शिक्षण वहां पे दिया जा रहा था। बराबर। तो जिसका हमारे संविधान में एक तरीके से विरोध है कि भाई डोनेशन मिल सकता है, सरकारी सहाय भी मिल सकती है, लेकिन उसका उपयोग इस तरीके से नहीं किया जा सकता है। तो किसी भी जैसे मदरसे हैं तो वहाँ पे एजुकेशन दिया जाए, पर ऐसा नहीं कि धर्म के आधार पे कंप्लीटली उसी तरीके का उनको नॉलेज दिया जाए। तो यहाँ पे ऑल द रिलीजियस कम्युनिटीज हैव अ राइट टू एक्वायर एंड मेंटेन द प्रॉपर्टी फॉर द रिलीजियस एक्टिविटीज। ठीक है बेटा, हर जो धार्मिक समुदाय है बेटा, वो उनको अपने धर्म की का जो व्यवस्था है बेटा, उसको चलाने का, अपने धार्मिक कार्यों को करने का, और इवन उनकी जो पर्टिकुलरली जो प्रॉपर्टीज है बेटा, उनको मेंटेन करने का, उसकी देखरेख करने का अधिकार दिया गया है ना। जैसे मदरसे होते हैं, मस्जिद होते हैं, आश्रम होते हैं, संस्कृत विद्यालय होते हैं। तो ये क्या है बेटा कि अलग अलग धर्म की जो है संस्कृति के अपने अपने वो हैं जहाँ पे वो उसके प्रोटेक्शन की, उसके एजुकेशन देने की बात करते हैं। लेकिन यहाँ पे सरकारी सहाय उस तरीके से ली जा सकती नहीं है। हाँ, डोनेशन के रूप में इनको जो कुछ भी मिलता है उसका वो सही तरीके से उपयोग कर सकते हैं। अब उसके बाद हम लास्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। देखो, द माइनॉरिटीज हैव द राइट टू प्रिजर्व देयर स्क्रिप्ट एंड कल्चर एज पर द कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रिसीविंग द गवर्नमेंट ग्रांट कैन नॉट रिफ्यूज एन एडमिशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, कलर और लैंग्वेज। बराबर। सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार के द्वारा बेटा माइनॉरिटीज पीपल को उनकी लिपि, उनकी संस्कृति, बराबर, इसका प्रोटेक्शन करने का, उसकी सुरक्षा करने का बेटा, उसको रक्षण देने का हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने एक तरीके से देखा जाए तो उसको अधिकार दिया हुआ है, उसको प्रोविजंस में शामिल किया हुआ है। लेकिन जो सरकारी सहाय मिलती है बेटा, वो कोई भी जो पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन है, वो है ना, यहाँ पे लिखा है कि एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन धर्म, वंश, जाति, वर्ण और भाषा के आधार पर बेटा, यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि रिलीजियन, रेस, कास्ट, कलर और लैंग्वेज, यानी कि धर्म, वंश, जाति, वर्ण और भाषा के आधार पर उस पे किसी भी बच्चों का मतलब
प्रवेश होना नहीं होना इस तरीके का वो नहीं हो सकता है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे बच्चे एक ही क्लासरूम में पढ़ सकते हैं, एक ही स्कूल में पढ़ सकते हैं। कोई भी स्कूल, कोई भी शिक्षण संस्थान किसी भी धर्म के बच्चे को, जाति ज्ञाति के बच्चे को ये कह के एडमिशन उसका नहीं टाल सकती है कि भाई आप इस धर्म के हैं तो हम आपको यहाँ पे जो है मतलब एडमिशन नहीं दे सकते। अगर ऐसा कुछ होता है बेटा तो कानूनी तरीके से ये बहुत गलत कहलाता है, और इसके लिए देखा जाए तो ये एक तरीके का पनिशेबल एक्ट है। इसके लिए सजा का प्रावधान हमारे संविधान में बना हुआ है। यानी कि कहीं ना कहीं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ऑल द सेक्शन ऑफ सोसाइटी को बेटा प्रोटेक्ट करने का काम किया है। हैव अ राइट टू रिटेन एंड डेवलप अ लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट ऑफ देयर ओन चॉइस, टू एस्टेब्लिश एंड रन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर द प्रोटेक्शन एंड ग्रोथ ऑफ देयर कल्चर। द स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड द फैसिलिटीज टू गेट द प्राइमरी एजुकेशन इन देयर मदर टंग टू द चिल्ड्रन ऑफ द माइनॉरिटी। बराबर, एक तरीके से देखा जाए बेटा तो समाज के हर वर्ग के लोगों को उनकी अपनी मर्जी के हिसाब से बेटा उनकी भाषा, उनकी लिपि, बराबर, उसको डेवलप करने का बेटा, उसका प्रचार प्रसार करने का, इसमें कुछ गलत नहीं है बेटा। उसको एक तरीके से वो प्रोपोगेटर बन सकते हैं, उसको प्रोपोगेट भी कर सकते हैं, उसका प्रचार भी कर सकते हैं, अपने धर्म की अच्छी चीजें दूसरे लोगों को समझा सकते हैं। और अपने हिसाब से वो अपनी शैक्षणिक संस्था बेटा एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी चला सकते हैं, ये अधिकार दिया गया है ना। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि भारत के अंदर बेटा जो माइनॉरिटीज जो बच्चे हैं उनका जो प्राइमरी एजुकेशन है उसको कहीं ना कहीं स्टेट लेवल पर ये डिक्लेयर किया गया कि उनका जो प्राइमरी एजुकेशन है वो उनकी मातृभाषा में, यानी कि जो उनकी लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में उनको दिया जाए। आपने अभी ये न्यू एजुकेशन सिस्टम का जो एक्ट गवर्नमेंट लागू करने का पास हो गया है ना, वो 1-2 साल में धीरे धीरे आ जाएगा सिस्टम के अंदर। तो उसमें भी यही क्लियर चीज़ है कि 5th स्टैंडर्ड के तक के जो बच्चे हैं उनको उनकी ओन लैंग्वेज में पहली बात तो एजुकेशन दिया जाएगा। उसके बाद फिर वो प्राइमरी लेवल तक का एजुकेशन अपनी ओन लैंग्वेज में लेंगे। बराबर, गुजराती हैं तो गुजराती में लेंगे, हिंदी भाषी है तो हिंदी में लेंगे, जिस स्टेट में रहते हैं जो उनकी भाषा है। बराबर, बंगाल है, पंजाब है, तो क्योंकि बेटा हमारी खुद की भाषा में जब हम किसी भी चीज़ को समझते हैं या जानते हैं तो वो जो बेस होता है वो एकदम पक्का हो जाता है। तो नो डाउट जो दूसरा सब्जेक्ट है वो ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में भाषा जो है वो हमेशा रहेगी साथ में, लेकिन इस तरीके का एक सिस्टम लाया जा रहा है। बराबर, अभी ये किस तरीके से आएगा, इसका पर्टिकुलरली रंग रूप कैसा होगा, वो तो प्रॉपरली उसके आने के बाद में ही समझ में आएगा। हो सकता है कि ये बहुत अच्छा भी हो सकता है कि इसमें कुछ कमियां भी हो, तो ये तो आने वाला समय बताएगा। तो यहाँ पे बेटा माइनॉरिटीज पीपल के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस रखे गए हैं ताकि उनकी धर्म, उनकी संस्कृति, उनकी भाषा और उनकी स्क्रिप्ट, यानी कि वो जिस लैंग्वेज में बेटा या जिस स्क्रिप्ट में, जिस लिपि में वो लिखते पढ़ते हैं, उसका प्रोटेक्शन किया जा सके बेटा, उसकी सुरक्षा की जा सके। क्योंकि धीरे धीरे दुनिया में ऐसे बहुत सारे देश है बेटा जिन जहाँ पे बहुत सारे धर्म भाषाएं जो है बेटा लिप्त हो गई, लेकिन भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे आज भी बहुत सारी भाषाएं और छोटी छोटी जाति ज्ञाति और धर्म के लोग अभी भी प्रोटेक्टिव मैनर में रह रहे हैं। नो डाउट, फिर भी थोड़ा बहुत तो हमने भी बहुत कुछ खोया है, क्योंकि एक कैलकुलेशन के हिसाब से मैंने एक लैंग्वेज वाला प्रोग्राम देखा था, ये जो हमारा लैंग्वेज का जो भाषा दिवस कहलाता है बेटा उस दिन, तो क्लियरली वो लोग कुछ कैलकुलेशन बता रहे थे कि जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय प्रादेशिक भाषाओं की बात कर रही हूँ मैं, रीजनल लैंग्वेजेस, भारत में कुछ 715 715 जो है ऐसी प्रादेशिक भाषाएं हुआ करती थी, जिसमें से लगभग पिछले 70 सालों में 300 के अब जो है बेटा लैंग्वेजेस अब धीरे धीरे जो है लिप्त हो गई हैं। उन भाषाओं को बोलने वाले लोग खत्म हो चुके हैं। बराबर, वो भाषाएं लिप्त हो गई है, अब उन भाषाओं का उपयोग होता नहीं है। जैसे हम कैसे धीरे धीरे अब, पहले हमने संस्कृत छोड़ दिया, संस्कृत के बाद फिर अब हम हिंदी पे आ गए, पिछले 500-600 साल से संस्कृत का एक सरल रूप हमने देखा जो है। बराबर, फिर अब धीरे धीरे अब हिंदी से हम इंग्लिश की तरफ ज़्यादा हमारा झुकाव बढ़ते जा रहा है। तो ये चीज़ें इस तरीके से बेटा भाषा और संस्कृति लिप्त होती है, पता भी नहीं चलता है कि समय के हिसाब से वो खो जाती है। ओके, अब इसके बाद का जो टॉपिक है बेटा वो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स है, यानी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। ओके, तो पार्ट नंबर 5 के अंदर हम इनके बारे में देखेंगे। थैंक यू।